7th क्लास पिछली कक्षा में हमने जल के बारे में पढ़ा था कि आसुत जल क्या होता है ना। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है ना। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है ना, क्योंकि उसमें कोई भी लवण वगैरह नहीं होते हैं। जबकि जो साधारण पानी है, वर्षा का पानी आसुत जल होता है, और जब भी वर्षा का पानी ज़मीन पर गिरता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लवण अम्ल वगैरह घुल जाते हैं, इसलिए ये सुचालक हो जाता है। तो सुचालक जल जो है, मतलब नॉर्मल पानी जो होता है वो लवण युक्त होता है, इसलिए ये सुचालक होता है ना। फिर हिमांक, हिमांक मतलब जमने का तापमान, यानी जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। जैसे द्रव पानी है, पानी को जब हम बर्फ़ फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, और बर्फ़ क्या है, ठोस है। तो पानी यानी द्रव जिस तापमान पर ठोस रूप में यानी बर्फ रूप में बदलता है उसको हिमांक कहते हैं। गलनांक क्या होता है, पिघलने का तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलता है। जैसे बर्फ़, ठोस बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ ठोस है, तो बर्फ़ जिस तापमान पर पिघलता है यानी पानी में बदलता है, द्रव में बदलता है ना। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव के रूप में बदलता है उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्वथनांक यानी उबलने का तापमान, है ना। पानी जिस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था हमने। पानी को जब हम गर्म करेंगे तो वो गर्म होता जाएगा, लेकिन जब इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब ये उबलने लगेगा। जब तक तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक ये नहीं उबलता। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। पानी को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक का मतलब होता है जिसमें बहुत सी चीज़ें घुल जाती हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें घुल जाती हैं, बहुत वस्तुएं घुलती हैं जिसमें, है ना, बहुत से पदार्थ जिसमें घुल जाते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, है ना। तो जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे पानी है ना, पानी, ये बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, बीकर में पानी रखा हुआ है, और इसमें यदि हम क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। ये शक्कर के दाने हैं, शक्कर डाल दिया, मान लो ये शक्कर है, ठीक है, ये शक्कर है या नमक है, कुछ भी ले लो, और ये क्या है, पानी है ना। पानी में जब हम शक्कर डालते हैं, ठीक है, तो शक्कर को हम कहेंगे विलेय। जो पदार्थ घोला जाता है, शक्कर या नमक या जो भी पदार्थ हम घोल रहे हैं, जो पदार्थ घोला जाता है, जो पदार्थ घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, विलायक, विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है, ठीक है। तो जो घोलने वाला पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम घोलते हैं, जैसे शक्कर और नमक, है ना, इनको घोलते हैं तो ये इनको कहते हैं विलेय। और जिसमें घोला जाता है, पानी में घोला जाता है ना, इनको पानी में घोलते हैं तो पानी कहलाएगा विलायक। ठीक है, अब पानी और शक्कर के मिलने से जो, मतलब घोल से जो विलयन बनता है, मतलब जो घोल बनता है, पानी में शक्कर को घोलने से जो घोल बनता है उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, है ना। विलयन मतलब घोल। तो शक्कर विलेय है, पानी विलायक है, और इन दोनों के मिलने से जो घोल बनता है उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, तो पानी में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, है ना। अब ये देखो, पानी में बहुत से पदार्थ घुल तो जाते हैं, लेकिन एक सीमा तक। जैसे हम यदि एक गिलास में पानी लें, है ना, गिलास में एक पानी लें, और मतलब एक गिलास में पानी लें और इसमें शक्कर डालें, है ना, और इसको चम्मच से घोलेंगे, वो घुल जाएगी। फिर और शक्कर डालेंगे, फिर घोलेंगे, फिर घुल जाएगी। फिर और शक्कर डालेंगे, फिर घोलेंगे, फिर घुल जाएगी। ऐसे ही हम घोलते रहेंगे शक्कर को, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब और शक्कर डालने पर वो नहीं घुलती, उसका घुलना बंद हो जाता है, फिर ज्यों की त्यों रखी रहती है वो,
है ना। मतलब जब तक उसको घुलना होता है तब तक घुलती है, जितनी मात्रा उसकी घुल सकती है उतनी घुलती है ना। उसके बाद और अधिक शक्कर डालते हैं तो वो नहीं घुलती, है ना। तो इस तरह से जो विलयन बना उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। उसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। इस तरह से जो विलयन बना उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। मतलब जिस हम जैसे खाना खाते हैं ना, हम खाना शुरू करते हैं, एक रोटी खाते हैं, फिर और एक रोटी लेते हैं, फिर वो भी खा लेते हैं, फिर और भूख रहती है तो और एक रोटी लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो जब तक हमको भूख लगती है तब तक हम खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यदि कोई और रोटी देता है तो हम नहीं खाते। हम बोलते हैं नहीं, अब पेट भर गया, अब नहीं खा सकते, है ना। बोलते हैं ना पेट भर गया अब नहीं खा सकते, मतलब हमारी भूख से ज़्यादा हम नहीं खा सकते, मतलब हम बोलते हैं हम तृप्त हो गए। तृप्त हो गए मतलब हमारा पेट भर गया। तो इसी तरह से कोई भी विलायक जो है, विलेय की, घुलने वाले पदार्थ की उतनी ही मात्रा घोल सकता है जितनी उसमें क्षमता है, जितना वो घोल सकता है ना। उसके बाद फिर वो उसको नहीं घोल पाएगा। तो इस तरह का जो विलयन स्थिति आएगी विलयन की, उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। अब समुद्री जल जो है वो खारा क्यों होता है? समुद्री जल जो है ये खारा होता है ना, खारा होता है। तो ये खारा क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं। जैसे साधारण नमक जो होता है, जिसको हम अपने घर में यूज करते हैं, खाना वगैरह में डालते हैं नमक, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। उसका नाम, रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह के और भी लवण होते हैं, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। ये सब समुद्र के पानी में घुले रहते हैं, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये लवण हैं जो कि समुद्र के पानी में घुले रहते हैं। इनके कारण समुद्र का पानी खारा हो जाता है, इसलिए हम पीने में इसका उपयोग नहीं करते। तो ये जो समुद्री जल है इसी से नमक बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला हुआ होता है। तो समुद्री जल को निकाल कर और उसको बहुत गर्म किया जाता है, या सूर्य की धूप में रख दिया जाता है। अलग से उसको निकाल कर और सूर्य की धूप में रख दिया जाता है, और ये बाष्पीकृत होता रहता है। मतलब बाष्प बन के पानी जो है वो उड़ता रहता है, पानी उड़ जाता है, शेष बचता है केवल नमक। फिर उसको मशीनों में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है, और फिर इस तरह से ये नमक जो है फिर हमारे पास आता है, दुकानों में आता है ना। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि देखो, जो बर्फ़ जो होता है वो पानी से हल्का होता है। तुमने देखा होगा कि जब हम गर्मियों में क्या बनाते हैं? शरबत बनाते हैं। गर्मियों में जब हम शरबत बनाते हैं, गिलास में पानी डालते हैं, पानी में शक्कर घोलते हैं, नमक थोड़ा सा, और नींबू का रस ये डालते हैं, है ना। ये शरबत बन जाता है। शरबत में फिर हम ऊपर से क्या डालते हैं? बर्फ़ के टुकड़े, बस बर्फ़ के पीस डालते हैं, है ना, बर्फ़ के पीस। तो ये बर्फ़ के पीस कहाँ चले जाते हैं? ऊपर ही रह जाते हैं। ये ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं जाते। हम इसको धक्का देकर नीचे करने की भी कोशिश करें तो भी ये वापस ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बर्फ़ पानी से हल्का है, जबकि वैसे अन्य जो ठोस पदार्थ होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, है ना। कुछ मतलब सभी नहीं, हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं, मतलब पतली लकड़ी, कागज़ वागज़ जो है, ये तो हल्के ही होते हैं, ये तैरते हैं, है ना। लेकिन बर्फ़ जैसा हम देखते हैं कि जैसा वो जमा रहता है तो भारी होगा ऐसा लगता है, तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन नहीं, बर्फ़ जो है ये पानी से हल्का होता है ना। और ये ज़रूरी था, है ना। क्यों? ये मतलब ईश्वर की रचना जो है बहुत सोच समझ कर उन्होंने बनाई है। बर्फ़ जो है वो पानी से हल्का होता है। इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलता है? ठंडे प्रदेशों में जो जीव जंतु रहते हैं, ठंडे प्रदेशों के नदी तालाबों में जो जलीय जंतु रहते हैं, है ना, ठंडे प्रदेशों के नदी तालाबों में जो जीव जंतु रहते हैं उनको इसका फ़ायदा मिलता है ना।
उनको इसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि मतलब तापमान इतना कम होता है कि वहाँ का पानी बर्फ़ बन जाता है। मतलब यहाँ तक इतना इतना कम हो जाता है तापमान कि जो पाइप में पानी आता है, नल के जो पाइप होते हैं जिनमें से पानी आता है, उसमें भी बर्फ़ जम जाता है। और कई बार पाइप जो है वो टूट भी जाते हैं, बर्फ़ बन जाता है ना। तो बर्फ़ जब बनता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब फैलता है बर्फ़। पानी की अपेक्षा बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है। मतलब बर्फ़ जो है ज़्यादा जगह घेरता है ना। वस्तु जितनी जगह घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं, है ना। तो पानी की अपेक्षा बर्फ़ जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है, उसका आयतन बढ़ जाता है ना। तो इसलिए जब पानी पाइप में पानी रहता है और जब ये बर्फ़ के रूप में जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, ज़्यादा जगह घेरने लगता है, तो उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पाइप को तोड़ देता है ना। इतना मतलब ठंडा कम तापमान हो जाता है वहाँ पर। तो जो नदी वहाँ के ठंडे प्रदेशों के जो नदी तालाब होते हैं, जैसे ये है कोई नदी है, तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। इसमें जो जीव जंतु रहते हैं, तो क्या होगा जब नदी तालाबों का पानी बर्फ़ बनेगा तो ये तो मर जाएंगे, है ना। इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं ये तो मर जाएंगे, क्योंकि पूरा पानी यदि बर्फ़ बन जाएगा तो फिर ये कहाँ जिंदा रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, नहीं मरते। क्यों बचते हैं? बर्फ़ के इसी गुण के कारण कि बर्फ़ पानी से हल्का होता है। तो क्या होता है, जब तापमान बहुत कम हो जाता है और पानी जो है बर्फ़ बनने लगता है, तो ये नदी तालाब के पानी की जो ऊपरी सतह है ये पहले बर्फ़ बनती है ना। ये ऊपरी सतह जो है ये इस पर बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ जो है ये इस सतह पर जम जाता है ऊपर की ओर। और जब ये ऊपर बर्फ़ जम जाता है तो ये अंदर के पानी को ढक लेता है। और बर्फ़ क्योंकि ऊष्मा का कुचालक होता है, बर्फ़ क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये इसमें से होकर ऊष्मा जो है वो अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं जा पाती, बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं जा पाती। ये बर्फ़ की सतह जो है ये पानी की सबसे ऊपर की ओर जो बर्फ़ की सतह जम जाती है ये अंदर के पानी को ढक लेती है, जिसके कारण अंदर का पानी गर्म बना रहता है और ये बर्फ़ के रूप में नहीं बदल पाता, क्योंकि इसकी ऊष्मा इस बर्फ़ की सतह के कारण बाहर नहीं निकल पाती है और बाहर का जो कम तापमान है वो बर्फ़ की सतह के कारण अंदर नहीं आ पाता। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, है ना। स्वेटर पहनते हैं क्यों? तो क्या होता है, हमको ठंड लगती है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट हवा के संपर्क में रहते हैं तो ठंडी हवा हमारे शरीर को लगती है, इसलिए हमको ठंड लगती है। लेकिन जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो स्वेटर का जो ऊन है, रेशे हैं, वो क्या है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। इसलिए ये बाहर की ठंडी हवा को हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है। जो ऊन होता है ये बाहर की ठंडी हवा को हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकता है, नहीं पहुंचने देता। इसलिए हमको ठंड नहीं लगती, स्वेटर पहनने से ठंड से हमारा बचाव होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से है वो। अब इतनी बात समझ में आ गई ना सबको, है ना। तो ये इस तरह से, और जल चक्र बता दिया था, है ना। पानी जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दो गैसों से मिलकर बनता है, इसलिए पानी का सूत्र है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी का सूत्र H2O है। इससे पता चलता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। तो H2O इसका सूत्र है। इससे पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन के बाजू में 2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के बाजू में कुछ नहीं लिखा है, उसको 1 माना जाता है ना। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी बनाते हैं, इसलिए पानी का सूत्र H2O है। बाकी तो जल प्रदूषण, उसकी रोकथाम किस तरह से होता है, ये सब तुम लोग किताब में से पढ़ सकते हो, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। और बाकी वर्षा जल संग्रहण क्या होता है ये भी मालूम है, वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखना ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। तो उसके लिए आजकल हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिया है ना। कई मकान वगैरह बनते हैं तो मकान की छत जो होती है, छत पर यदि वर्षा होती है तो छत पर जो पानी गिरता है वो छत से बह कर
नीचे नीचे जाता है। और फिर यदि उसको इकट्ठा ना किया जाए तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे सूख जाएगा, है ना। या फिर यदि नीचे ज़मीन जो है वो यदि कच्ची है, मिट्टी है, तो मिट्टी में अंदर चला जाता है, समा जाता है। तो पानी का वेस्टेज ना हो इसके लिए क्या करते हैं, छत से एक पाइप लगा दिया जाता है और उसको नीचे ज़मीन के अंदर डाला जाता है। और वहाँ एक मतलब गड्ढा जैसा बनाया जाता है, उसको सीमेंटेड, है ना। और तो उसमें वर्षा का पानी जो है जब वो छत पर गिरता है तो उस पाइप से होता हुआ उसी गड्ढे में गिरता है नीचे, तो नीचे वो पानी इकट्ठा होता जाता है ना। तो इस तरह से भूमिगत जल का जमाव होता है, भूमिगत जल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इससे पानी की कमी नहीं होती है ना। तो ये हुआ पानी के बारे में पढ़ लिया है ना। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी मैंने भेजे हैं, लिखाए हैं तुम लोगों को। और कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे ये है महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते। तो बताया भी हमने कि महासागरों मतलब समुद्रों में बहुत से लवण घुले होते हैं जो खारे होते हैं, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है ना। ये सब लवण घुले होते हैं जिसके कारण ये जल खारा होता है, इसलिए हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकते, है ना। मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, हम खाना खाते हैं तो उसका फिर पाचन होता है ना। और पाचन होता है, और जो पचा हुआ जो भोजन है वो रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है ना। तो पचाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है ना। गमलों में लगे पौधों को यदि जल से ना सींचा जाए तो क्या होगा, गमलों में लगे पौधों को यदि जल से ना सींचा जाए तो पौधे सूख जाएंगे, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, है ना। क्योंकि पौधों की जो पत्तियां हैं वो जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या ज़रूरत होती है, सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनसे पत्तियां जो हैं भोजन बनाती हैं पौधों के लिए, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें, सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक। तो हरित लवक पत्तियों में होता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, पानी हम लोग पौधों में डालते हैं, यदि वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं नहीं डालते हैं हम तो भी, तो बड़े पेड़ जब बड़े हो जाते हैं उनकी जड़ें भी इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो ज़मीन से पानी का अवशोषण कर लेती हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, तो ये चारों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो पत्तियां जो हैं वो इनसे पौधे के लिए भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यदि जल से ना सींचा जाए गमले में लगे पौधों को तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि ज़मीन में नहीं लगे हैं ना, ये गमलों में लगे हैं, तो ज़मीन से पानी नहीं खींच सकते, तो इनमें पानी डालना ज़रूरी होता है। फिर आसुत जल से आप क्या समझते हैं, आसुत जल जो होता है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है ना। पानी को गर्म करके और उसकी वाष्प को ठंडा करने से प्राप्त होता है। आसुत जल पानी को गर्म करके उसकी वाष्प को ठंडा करने से प्राप्त होता है, ठीक है। सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है, जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जल में बहुत से पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। उन लवणों के नाम जो समुद्री जल में पाए जाते हैं बताया अभी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब मैंने प्रश्नोत्तर तुम लोगों को भेजे हैं, इसमें लिखे हुए हैं कॉपी में, और इनकी फ़ोटो खींचकर मैंने तुम लोगों को भेजे हैं, सारे प्रश्नोत्तर भेजे हैं, ठीक है। तो उसको तुम्हें पढ़ना है। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें किसी विलेय की अधिक मात्रा घुल सकती है, अधिकतम मात्रा घुल सकती है, वह विलयन जिसमें किसी विलेय की अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसा हमने उदाहरण बताया ना कि हम लोग खाना उतना ही खा सकते हैं जितनी हमको भूख है ना, उससे ज़्यादा खाना हम नहीं खा सकते। उसी तरह से किसी विलायक में कोई विलेय उतना ही घुल सकता है जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसको घोलने की क्षमता है ना, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं घुल सकती, तो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। विलेयता किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की
100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। मतलब एक निश्चित मात्रा के पानी में कोई विलेय पदार्थ जितना घुल सकता है उसको उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, कोई विलेय पदार्थ जैसे शक्कर जो है, ये एक निश्चित 1 गिलास पानी में जितनी शक्कर घुल सकती है, जितनी शक्कर घुल सकती है उसको उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, मतलब शक्कर को हम जब घोलेंगे पानी में तो जितनी शक्कर उसमें घुल सकती है उसको शक्कर की विलेयता कहते हैं। फिर जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है? तो जल के पारदर्शी होने के कारण। पारदर्शी होता है ना जल, आर पार दिखाई देता है। तो आर पार दिखाई देता है, ऐसा होता है, पारदर्शी होता है, तो इसके कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है, जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया, पाठ पूरा हो गया।